स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय को पढ़ा था और वो हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं और इसमें भारत के सामान्य परिचय को पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के संदर्भ में ढेर सारे तथ्यों की जानकारी हम लोग ले चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की पृथ्वी पर स्थिति के विषय में। तो उससे पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री रेखा होकर निकलती है और पृथ्वी को ये दो बराबर गोलार्धों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा को हम लोगों ने कर्क रेखा का नाम दिया। वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा को हम लोगों ने मकर रेखा का नाम दिया था। आपको एक पॉइंट और पता होगा कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाती है। तो पहला तो प्रश्न आपको समझ में आ गया भारत की स्थिति के संदर्भ में कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में एक महाद्वीप पाया जाता है, एशिया महाद्वीप। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। तो दूसरा पॉइंट आपको भारत की स्थिति के विषय में ये भी पता लग गया कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत स्थित है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के ऊपर के भारत को उत्तर भारत के नाम से जानते हैं और कर्क रेखा के नीचे के भारत को हम लोग दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा के ऊपर का जो भारत है यानी उत्तर भारत है, ये उपोष्ण इलाका कहलाता है और वहीं पर कर्क रेखा के नीचे का जो भारत है वो बेटा उष्ण इलाका कहलाता है। कौन सा इलाका बेटा? उष्ण। तो मतलब उत्तर भारत के इलाके को उपोष्ण क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे और दक्षिण भारत के इलाके को हम लोग उष्ण के क्षेत्र में पढ़ेंगे। कर्क रेखा आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत का जो उत्तर भाग है ये यूरेशियन प्लेट्स का पार्ट है। किसका प्लेट्स है बेटा? यूरेशियन प्लेट्स का पार्ट है। और वहीं पर जो दक्षिण भाग है ये बेटा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो आपको एक पॉइंट और पता लग गया कि कर्क रेखा के ऊपर का भारत यूरेशियन प्लेट्स का पार्ट है, वहीं पर कर्क रेखा के नीचे का भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं। अब इससे पहले आपको प्रायद्वीप का अर्थ समझ लेना जरूरी है कि दक्षिण भारत के इलाके को हम लोग भारतीय प्रायद्वीप भी क्यों कहेंगे। तो प्रायद्वीप बेटा ऐसा स्थलखंड होता है, ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जो तीन ओर पानी से घिरा हो। तीन ओर किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो और एक ओर जमीन से घिरा हो। तीन ओर पानी से घिरा हो और एक ओर जमीन से घिरा हो, ऐसे स्थलखंड के टुकड़े को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसा कि आपको भारत की स्थिति दिख रही होगी, भारत के दक्षिण में 3 प्रकार के पानी पाए जाते हैं। एक पानी का नाम है अरब सागर, अरब सागर। दूसरे पानी को बेटा हम लोग बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा पानी है हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पर किया गया। बचे हुए 5 महासागरों में किसी भी महासागर का नाम किसी देश के आधार पर नहीं किया गया है। हिंदुस्तान के नाम के आधार पर इस महासागर का नाम पड़ा हिंद महासागर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी ही वह बिंदु है जहां पर 3 प्रकार का जल आकर मिलता है। पहले प्रकार का जल होगा अरब सागर वाला जल आकर मिल जाएगा, दूसरे प्रकार में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी वाला आकर मिल जाएगा और तीसरे प्रकार का जल होगा हिंद महासागर के रूप में, हिंद महासागर के पानी के रूप में। ये तीनों जलों का मिलान बिंदु है जो कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित है और इसका नाम क्या है बेटा? कन्याकुमारी। अब हम लोग भारत के संदर्भ में कुछ चैनलों को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से चैनल दक्षिण भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं, उससे पहले आपको चैनल को जान लेना जरूरी है। चैनल किसे कहेंगे? तो द्वीपों के मध्य, द्वीपों के मध्य पतले एवं सकरे क्षेत्र को, पतले एवं सकरे क्षेत्र को हम लोग द्वीप कहेंगे। पतले एवं सकरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? द्वीप कहेंगे। जैसा आपको पता है कि यहाँ पर अरब सागर पाया जाता है और ये वाला जो क्षेत्र है ये बे ऑफ बंगाल का है। तो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह पाया जाता है जिसे अंडमान और निकोबार के नाम से जानते हैं। वहीं अरब सागर में द्वीपों का एक समूह पाया जाता है
जिसे बेटा हम लोग लक्षद्वीप के नाम से भी जानते हैं। लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है जिसका नाम क्या है बेटा, मिनी काय। मिनी काय, और मिनी काय के भी दक्षिण में एक द्वीप समूह पाया जाता है जिसे हम लोग मालदीव के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब भारत के नीचे से कहीं ना कहीं से 0 डिग्री लाइन होकर जरूर गुजर रही होगी। तो बेटा आपको ये याद रखना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा की जो डिस्टेंस है वो 876 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है बेटा, 876 किलोमीटर है। इसके बाद आपको देखना क्या पड़ेगा इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के इर्द गिर्द पाए जाने वाले चैनलों की। तो सबसे पहले आपको मालदीव दिख रहा होगा, मालदीव के ऊपर मिनी काय दिख रहा होगा। इन दोनों के मध्य आपको 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा मालदीव और मिनी काय, इन दो द्वीपों के मध्य जो चैनल है उस चैनल का नाम है बेटा 8 डिग्री। वहीं पर मिनी काय और लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें, मिनी काय और लक्षद्वीप की बात करें तो बेटा इस क्षेत्र में हमको 9 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। और इधर आएंगे बे ऑफ बंगाल में तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार देखने को मिलेंगे। तो अंडमान और निकोबार के बीच में हमको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग एक स्ट्रेट भी पढ़ेंगे जिसका नाम है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट, स्ट्रेट को जलसंधि कहते हैं बेटा। दो पानी के बड़े जलाशयों को जो पतला एवं सकरा रास्ता जोड़ने का काम करता है उसे स्ट्रेट, हिंदी में जल डमरू मध्य, जल संयोजी के नाम से भी जानते हैं। तो कोको स्ट्रेट की बात करें तो एक कोको द्वीप है, कोको द्वीप है जो कि बेटा म्यांमार का है। किसका है बेटा, म्यांमार का है। कोको द्वीप और अंडमान के मध्य जो बेटा स्ट्रेट पाई जाएगी उस स्ट्रेट को हम लोग क्या कहेंगे, कोको स्ट्रेट। इसके बाद अब हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग को एक जलसंधि देखने को मिलेगी जिसका नाम है पाक जलसंधि। कौन सी जलसंधि है बेटा, पाक जलसंधि। अगर पाक जलसंधि के विषय में जाने तो यह जलसंधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य बेटा, भारत और श्रीलंका के मध्य है, जो कि बे ऑफ बंगाल के पानी को बे ऑफ बंगाल के पानी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो आपको एक जल संधि और पता लग गई जिसका नाम था पाक जल संधि। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। ये दो प्रकार के चैनल आपको और पढ़ने हैं। पहला है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, और दूसरा इसका नाम है ग्रेट चैनल। अगर इस चैनल की बात करें तो यह चैनल निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य है, यदि आपके पास बेटा एटलस की बुक है तो उस एटलस की बुक में आप एशिया कॉन्टिनेंट खोलेंगे और इन दोनों स्थितियों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ऑक्सफोर्ड एटलस की एक बुक आती है बेटा, जिससे आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्योग्राफी और भी आसान होती चली जाएगी। तो ये आपको भारत के कुछ चैनल देखने को मिले। सबसे पहला चैनल हम लोगों ने देखा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी काय के मध्य था। 9 डिग्री चैनल मिनी काय और लक्षद्वीप के मध्य था। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य था। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के मध्य देखने को मिला। फिर इसके बाद हमने देखा पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य देखने को मिली, जो कि बंगाल की खाड़ी के पानी को मन्नार की खाड़ी के पानी से जोड़ने का काम करती है। फिर हम लोगों ने 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल पढ़ा, जो कि हम लोगों को निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य देखने को मिला। इंडोनेशिया आप लोग जानते होंगे सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में, ऐसा माना जाता है कि 16,000 कुछ द्वीप पाए जाते हैं। देखिए उसमें 4 से 5 ही बड़े द्वीप हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, एरियन जया और इसके बाद माली। ये कुछ 4 से 5 ऐसे द्वीप थे जहाँ पर अधिकांश आबादी निवास करती है। तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्रीज भी है जहाँ पर लगभग मुस्लिम आबादी 85% के करीब देखी जाती है। तो ये भारत के कुछ हम लोगों ने चैनलों को पढ़ा था। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, भारत के राज्यों को पढ़ेंगे, भारत के इर्द गिर्द पाए जाने वाले सभी प्रकार के क्षेत्रों को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि वर्तमान समय में आप लोग जानते हैं, वर्तमान की अगर हम लोग स्थिति की बात करें
तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं बेटा और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में बेटा यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो नियंत्रण होता है इस क्षेत्र का, ये केंद्र के हाथों में होता है। केंद्र अपना एक प्रतिनिधि उप राज्यपाल या फिर प्रशासक के रूप में इस इलाके में भेजती है, वही इस पूरे क्षेत्र का नियंत्रण करता है और समय समय पर यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। तो जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 और यूनियन टेरिटरीज 8 हैं, लेकिन शुरुआती दौर से ऐसा नहीं था। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत को नियंत्रित कर रहे थे, तो उन्होंने पूरे भारत को 11 प्रांतों में डिवाइड कर रखा था और भारत में लगभग 562 छोटी बड़ी सभी मिलाकर रियासतें हुआ करती थी। जैसे ही भारत 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा आजाद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन 562 रियासतों का विलय कराया जाएगा और एक अखंड भारत का निर्माण कराया जाएगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकारों का वर्णन हुआ करता था। केंद्र सरकार तो समूचे भारत को नियंत्रित करने वाली थी, किंतु राज्यों का गठन नहीं हुआ था, जिसके चलते उस सरकार ने उस दौरान 3 आयोगों का गठन करा जो भारतीय राज्यों के निर्माण में अपना योगदान देंगे। सबसे पहला था धर आयोग। सबसे पहला बेटा आया था 1948 के टाइम पीरियड पर एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग। फिर आया था जे.पी.वी. समिति। इसमें 3 लोग थे बेटा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीछे पट्टाभी सीतारमैया। और तीसरा आया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, यह आयोग बेटा 1953 में आया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और इसी रिपोर्ट को ज्यादा वरीयता दी गई और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करा गया। कालांतर में ये 14 राज्यों का विघटन हुआ, ये टूट गए, बिखर गए और बिखरने के बाद वर्तमान समय में 28 राज्यों के अस्तित्व के रूप में भारत में विद्यमान है और यह 6 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी हो चली है बेटा? 8 हो चली है। तो आपको पूरी स्थिति समझ में आ गई होगी शुरुआती दौर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक कि जो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका अस्तित्व किस प्रकार आया। आइए चलिए देखते हैं भारत के नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ पर पाया जाता है। जैसा कि आपको ये भारत का नक्शा दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने के तरीके को थोड़ा अलग बनाएंगे और याद भी आपको साथ साथ कराते चलेंगे कि जैसा आप लोग जानते हैं भारत में राज्यों की बात करें तो भारत में बेटा 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बेटा? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले इन 28 राज्यों को याद करने की कोशिश करेंगे। याद करना बेहद ही आसान है। सबसे पहले इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग 21 राज्यों को पढ़ेंगे और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ेंगे। 21 राज्यों को पढ़ेंगे और 7 सेवन सिस्टर्स मतलब पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को पढ़ेंगे। इन 21 को याद करना बेहद आसान है अगर आप शुरुआत से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। क्या देखने को मिलेगा बेटा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपको देखने को मिलेगा पंजाब। पंजाब के बाद आप एक राज्य देखेंगे जिसका नाम क्या है बेटा? राजस्थान। राजस्थान के नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोगों को एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेटा गुजरात। क्या नाम है बेटा? गुजरात। गुजरात के नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हम लोग देखेंगे बेटा गोवा। गोवा के बाद हम लोग देखेंगे कर्नाटका। क्या देखेंगे बेटा? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद बेटा हम लोग देखेंगे केरला। क्या देखेंगे बेटा? केरला। क्या देखेंगे बेटा? केरला। केरला के नीचे आएंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना। क्या देखने को मिलेगा बेटा? तेलंगाना। तेलंगाना के थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के थोड़ा नीचे जाएंगे आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आपको देखने को मिलेगा झारखंड। झारखंड के बाद बेटा आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के बाद हम लोग देखेंगे बेटा बिहार को। बिहार के बाद हम लोग देखेंगे सिक्किम को। किसको देखेंगे बेटा? सिक्किम को देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से चलिए आइए देख लेते हैं कितने राज्य हो चुके हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा हिमाचल प्रदेश पहला, उत्तराखंड दूसरा, पंजाब तीसरा, राजस्थान चौथा, पांचवा गुजरात, छठा महाराष्ट्र, सातवां गोवा, आठवां कर्नाटक, नौवां केरला,
10वां तमिलनाडु, 11वां आंध्र प्रदेश, 12वां तेलंगाना, 13वां वेस्ट बंगाल, 14वां उड़ीसा, 15वां झारखंड, 16वां छत्तीसगढ़, 17वां उत्तर प्रदेश, 18वां मध्य प्रदेश, 19वां बिहार और 20वां सिक्किम। यहाँ पर कोई एक राज्य छूट चुका है, चलिए अभी देख लेते हैं इसको। इसके बाद इधर हम लोग आ जाते हैं। अगर हम लोग 7 मतलब 7 सिस्टर्स की बात करने की कोशिश करें तो इन 7 सिस्टर्स में सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। क्या याद रखना पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। अभी इन सभी की स्थिति हम लोग मैप में देखने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, इसके बाद बेटा देखेंगे नागालैंड। क्या देखेंगे बेटा? नागालैंड। नागालैंड के बाद आप देखेंगे मणिपुर। क्या देखेंगे बेटा? मणिपुर। मणिपुर के बाद आप देखेंगे मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के बाद आप देखेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद बेटा आप लोग देखेंगे असम। असम के बाद आप लोग देखेंगे मेघालय। क्या देखेंगे बेटा? मेघालय। ये कुछ 7 राज्य आपको देखने को मिले जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर हमने देखा नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद असम और असम के बाद मेघालय। ये 7 राज्य ही 7 सिस्टर्स के नाम से जाने गए। अब हम लोग देखने वाले हैं 8 यूनियन टेरिटरीज को, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जहां पर केंद्र द्वारा नियंत्रण किया जाता है। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा लद्दाख का, ये नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद आपने नाम सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर के बाद आपने नाम बेटा सुना होगा चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ के बाद नाम आपने सुना होगा बेटा दिल्ली का। दिल्ली के बाद आपने नाम सुना होगा दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली। दमन एवं द्वीप। दमन एवं द्वीप। ये आपको राज्य जरूर देखने को मिलेगा। पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इनका विलय करा दिया गया, तो इनको संयुक्त रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं, दादरा नगर हवेली दमन और दीव। एक राज्य आपको देखने को मिलेगा पुडुचेरी। पुडुचेरी के बाद आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। तो ये 8 राज्य होंगे। सबसे पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, 5वां दादरा नगर हवेली दमन और दीव, 6ठा पुडुचेरी, 7वां लक्षद्वीप और 8वां अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर 21 राज्यों की जगह 20 राज्य हो पाए थे। एक राज्य आपका छूट गया था जिसका नाम था बेटा हरियाणा। क्या नाम था बेटा? हरियाणा। तो ये कुछ आपके 28 राज्य हो चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं जो वर्तमान समय में है। अब आपको इनकी राजधानी भी याद होनी चाहिए, तो उससे पहले इनकी स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं हम। कौन सा राज्य भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, अब हम लोग भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा भारत के उत्तर क्षेत्र में ये 2 इलाके हैं। ये वाला इलाका लद्दाख कहलाता है और ये वाला इलाका जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और लद्दाख की राजधानी आपको पता होगी बेटा क्या है? लेह है। क्या है बेटा? लेह। और जम्मू कश्मीर की बेटा है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की क्या है बेटा? श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी। कैसी राजधानी है बेटा? ग्रीष्मकालीन। वहीं पर जम्मू की अगर बात करें तो ये बेटा शीतकालीन राजधानी है, मतलब सर्दियों की राजधानी आपको जम्मू के रूप में देखने को मिलेगी। ये वाला राज्य है बेटा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है बेटा? शिमला। दूसरी राजधानी आपको हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला देखने को मिलेगी। आपने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का नाम जरूर सुना होगा। यह हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। ये वाला राज्य आपको उत्तराखंड के रूप में देखने को मिलेगा। तो बेटा उत्तराखंड की 2 राजधानी आती हैं। एक आपने नाम सुना होगा देहरादून। क्या नाम है बेटा? देहरादून। अगर हम लोग देहरादून की बात करें तो ये देहरादून शीतकालीन राजधानी है, मतलब कि सर्दियों की राजधानी है। और दूसरी राजधानी उत्तराखंड की आती है गैरसेन। कौन सी आती है बेटा? गैरसेन। यह उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कौन सी राजधानी है बेटा? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इधर वाला इलाका आपको पंजाब के रूप में देखने को मिलेगा और पंजाब की राजधानी आप लोग जानते हैं क्या है बेटा? चंडीगढ़। यहाँ पर आएंगे आपको हरियाणा देखने को मिलेगा और हरियाणा राज्य की भी राजधानी आप लोग चंडीगढ़ के रूप में जानते हैं। ये आपको एक केंद्र शासित प्रदेश और देखने को मिलेगा जिसका नाम दिल्ली है। एनसीआर का क्षेत्र है दिल्ली, और इसकी राजधानी बेटा नई दिल्ली है। ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा होगा ये बेटा नई दिल्ली का इलाका है।
यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बेटा लखनऊ है। कौन सी है बेटा? लखनऊ। ये आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। राजस्थान की राजधानी की अगर बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है बेटा? जयपुर। यह आपको गुजरात देखने को मिलेगा। अगर गुजरात की राजधानी की बात करें बेटा तो गांधीनगर है। क्या है बेटा? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात के नीचे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र की राजधानी आपको मुंबई है बेटा। क्या है बेटा? मुंबई। महाराष्ट्र के नीचे आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर। क्या है बेटा? कर्नाटक की राजधानी क्या है बेटा? बेंगलोर है। कौन सी राजधानी है? बेंगलोर। ये छोटा सा राज्य आपको गोवा के रूप में देखने को मिलेगा। गोवा की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। ये है बेटा केरल। केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। कौन सी है बेटा? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है बेटा? तिरुवनंतपुरम आपको राजधानी केरल की देखने को मिलेगी। यहीं पर तमिलनाडु है बेटा। क्या है बेटा? तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो बेटा तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के अंदर एक छोटा सा राज्य है जिस राज्य का नाम है पुडुचेरी। क्या नाम है बेटा? पुडुचेरी। और पुडुचेरी की अगर कैपिटल की बात करें तो पुडुचेरी ही पुडुचेरी की कैपिटल है। एक पॉइंट और याद रखना, पुडुचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके जिले अलग अलग राज्यों में है। पहला पुडुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु के इलाके में मिलते हैं। येनम आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और माहे आपको केरल में देखने को मिलेगा। ये पुडुचेरी के 4 जिले हैं जो कि अलग अलग राज्यों में विस्तृत हैं। इसके बाद आप यहाँ पर 2 राज्य देख रहे होंगे। एक का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की बेटा 3 राजधानी आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली आपने सुनी होगी अमरावती। क्या सुनी है बेटा? अमरावती। दूसरी आपने सुनी होगी कुर्नूल। क्या सुनी होगी बेटा? कुर्नूल। और तीसरी आपने सुनी होगी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। एक न्यायिक राजधानी है, एक कार्यकारी राजधानी है, एक विधायी राजधानी है। एक जगह हाई कोर्ट है, एक जगह से सरकार नियंत्रण करती है और तीसरी जगह बेटा विधान मंडल आपको या राज्य विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद ये है बेटा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो बेटा आपने नाम सुना होगा हैदराबाद। हैदराबाद की 4 मीनार तो आपने जरूर सुन रखी होगी। इसके बाद बेटा ये वाले राज्य की बात करें तो ये है उड़ीसा। क्या है बेटा? उड़ीसा। भुवनेश्वर के रूप में देखने को मिल जाएगी। ये वाला राज्य बेटा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। छत्तीसगढ़ के ऊपर आप लोगों ने झारखंड का नाम सुना होगा। झारखंड की राजधानी की बात करें तो बेटा रांची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बेटा रायपुर। क्या है बेटा? रायपुर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल के रूप में देखने को मिलती है। क्या राजधानी है बेटा? भोपाल के रूप में देखने को मिलती है। वहीं पर बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है बेटा? पटना है। क्या है बेटा? पटना। ये आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिल रहा होगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी की बात करें तो बेटा कलकत्ता राजधानी है। कौन सी राजधानी है? कलकत्ता। ये आपको एक छोटा सा चिकन नेक के रूप में एक छोटा सा प्रदेश देखने को मिल रहा होगा। इसका नाम है बेटा सिक्किम। ये वाला जो इलाका है इसका नाम है सिक्किम बेटा। और सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है बेटा? गंगटोक। ये कुछ 21 राज्य देखे और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखे। अभी 7 सिस्टर्स के 7 राज्य हमको पढ़ना और बाकी है। तो सबसे पहले आएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें बेटा तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। कौन सी राजधानी है बेटा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला राज्य है नागालैंड। कौन सा है बेटा? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी की अगर बात करें तो कोहिमा है बेटा। क्या है बेटा? कोहिमा। कोहिमा के बाद अगर हम लोग बात करें अगले राज्य की मणिपुर। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी बेटा इम्फाल है। क्या राजधानी है बेटा? इम्फाल। फिर इसके बाद मिजोरम की बात करें, मिजोरम राज्य की बात करें और इधर राज्य आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगरतला है। और मिजोरम की बात करें तो आइजोल है। कौन सी राजधानी है बेटा? आइजोल। बेटा इसके बाद ये वाला राज्य आपको मेघालय के रूप में देखने को मिलेगा। मेघालय की राजधानी की बात करें तो शिलोंग है बेटा। क्या है बेटा? शिलोंग। और वहीं पर हम लोग असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी क्या थी बेटा? दिसपुर। क्या राजधानी है बेटा? दिसपुर। तो हमने भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ा।
उनकी राजधानियों को पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी संदेह अगर आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं बेटा हम लोग समुद्र तटीय एवं जलीय क्षेत्रों की बात करें तो भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। जैसा आपको भारत में चित्र में दिख रहा होगा, ये वाले अगर इलाके की बात करें तो ये सारा इलाका पानी से घिरा हुआ है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत जो है वो जलमग्न इलाके से जुड़ता है, ऐसे क्षेत्र से जुड़ता है जहाँ पर पानी ही पानी है। तो बेटा जैसे आपने देखा था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी, उसी प्रकार भारत के 9 राज्य, कितने राज्य बेटा 9 राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो उन 9 राज्यों के सही क्रम को देखें तो सबसे पहले आपको गुजरात देखने को मिलेगा, अभी हम आपको मैप में भी दिखा देंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा बेटा गुजरात, गुजरात के बाद आपने देखा होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद एक राज्य है जिसका नाम है बेटा गोवा, गोवा के बाद देखा होगा आपने कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपने देखा होगा केरल। कौन सा देखा है बेटा केरल। ये भारत के वे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं और इनकी सीमा अरब सागर से लगती है। इस वाले इलाके में पानी के विशाल जलाशय को अरब सागर के नाम से जानते हैं। अब इस वाले इलाके में आ जाएं, पूरब दिशा में आ जाएं, तो आपको नीचे से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आएगा बेटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। तो ये भारत के 9 राज्य थे, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नवा वेस्ट बंगाल। ये भारत के वे 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बेटा कौन कितनी लंबी सीमा को साझा करता है। तो भारत का एक राज्य है गुजरात जो समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है और इसकी सीमा की लंबाई कितनी है बेटा 1600 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो बेटा आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं 971, कहीं कहीं 972 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। तो आप दूसरी भी याद रखिएगा कि भारत का आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा को साझा करता है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो बेटा गोवा देखने को मिलेगा, लगभग 160 किलोमीटर की समुद्री सीमा गोवा साझा करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा कि 2 राज्य आपने जरूर सुने होंगे, एक का नाम सुना होगा अंडमान निकोबार, दूसरे का नाम आपने सुना होगा दमन एंड दीप, दमन एवं द्वीप। बेटा अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो ये द्वीप समूह है, इसकी टोटल तटरेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर है। कितनी है बेटा 1962 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, 1962 किलोमीटर देखने को मिलेगी। वहीं पर दमन एवं दीप की बात करें तो इनकी समुद्र तटीय रेखा की लंबाई मात्र 27 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है बेटा 27 किलोमीटर। तो हमने अभी अभी देखा बेटा समुद्र तटीय एवं जलीय क्षेत्र भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कुछ राज्य अरब सागर के साथ सीमा को साझा कर रहे हैं तो कुछ राज्य बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। अरब सागर के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 5, वहीं पर बे ऑफ बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 4। इन 5 राज्यों का सही क्रम क्या था बेटा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये वाला गुजरात है, ये बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपको नीचे गोवा, गोवा के बाद आपको कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के इधर आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये कुछ 4 राज्य थे के बाद वेस्ट बंगाल, ये कुछ 4 राज्य थे बेटा। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है गुजरात की 1600 किलोमीटर, दूसरे नंबर पर है 971 किलोमीटर आंध्र प्रदेश की। इसके बाद अंडमान निकोबार की 1962 देखी, दमन एवं दीव की 27 किलोमीटर देखी और सबसे छोटी समुद्रीय सीमा हम लोगों ने देखी 160 किलोमीटर, जो कि किस राज्य की थी बेटा गोवा राज्य की थी। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा तटों के नाम। भारत के ये जो समुद्री तट हैं इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बेटा गुजरात के समुद्री तट की। गुजरात के समुद्री तट को सौराष्ट्र या काठियावाड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा सौराष्ट्र या फिर काठियावाड़, काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। फिर अगला आएगा बेटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा राज्य के तट को बेटा हम लोग कोंकण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं कोंकण। कौन सा तट है बेटा कोंकण। कोंकण के बाद अगर हम लोग अगली चर्चा करें तो बेटा अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक के समुद्री तट को बेटा हम लोग कनारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं कनारा। क्या नाम है बेटा कनारा।
इसके बाद अगर नीचे की बात करें तो केरल के समुद्री तट को हम लोग मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा और तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को बेटा हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें बेटा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तट को, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तट को हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। चलिए आइए चित्र में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी भाषा में समझ में आ जाए। ये बेटा जो गुजरात का समुद्री तट है, ये जो आपको दिख रहा है, इस गुजरात के समुद्री तट को हम लोगों ने काठियावाड़ या सौराष्ट्र के नाम से जाना। नीचे आएंगे तो आपको महाराष्ट्र का ये इलाका देखने को मिलेगा और गोवा का इलाका देखने को मिलेगा। इस वाले तट को बेटा हम लोगों ने कोंकण तट के नाम से जाना। फिर ये कर्नाटक का तट यहाँ से यहाँ तक है, इसे बेटा हम लोगों ने कनारा के नाम से पढ़ा। फिर इसके बाद केरल के तट को हम लोगों ने मालाबार के नाम से पढ़ा। इसके बाद बेटा ये तमिलनाडु आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम लोगों ने कोरोमंडल के नाम से जाना। फिर बेटा यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का तट दिख रहा होगा जिसे हम लोगों ने उत्तरी सरकार के नाम से जाना। तो ये भारत के कुछ तट थे और उनके नाम थे जिन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा समुद्री सीमा। क्या देखने वाले हैं बेटा? समुद्री सीमा। समुद्री सीमा किस राज्य की कितनी बड़ी है ये तो आपको पहले से ही पता हो चुका है, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर हम लोग बात करें सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है बेटा, तो गुजरात है। और गुजरात की जो समुद्री सीमा है वो बेटा लगभग 1600 किलोमीटर के करीब है। कितनी है बेटा? 1600 किलोमीटर है समुद्री सीमा की बात करें, मतलब समुद्र तट की लंबाई की बात करें। सबसे लंबी दूसरे क्रम में बेटा किसकी है? 970 है, आंध्र प्रदेश की है। किसकी है बेटा? आंध्र प्रदेश की है 970, कहीं कहीं 971 और 72 भी देखने को मिलता है। सबसे छोटी की अगर हम लोग बात करें बेटा तो गोवा की है जो कि 160 किलोमीटर है। अब हम लोग समुद्री सीमा को पढ़ने वाले हैं। समुद्री सीमा का मतलब भारत की ऊपर, मतलब स्थल की बाउंड्री तो हमको पता है कि भारत का अधिकार क्षेत्र क्या है, पर समुद्र में भारत का क्या अधिकार क्षेत्र है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा यूएन ने 1982 में, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएन ने 1982 में, कब बेटा? 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के तहत एक ट्रीटी को साइन करा, एक संधि को साइन करा। फुल फॉर्म देख लें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। फिर से एक बार सुन लें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। इसके तहत प्रत्येक देश को उसकी समुद्री सीमा के क्षेत्र में 3 अधिकार दिए गए बेटा। कितने अधिकार दिए गए? 3 अधिकार दिए गए। इन 3 अधिकारों में सबके नाम अलग अलग हैं। सबसे पहला आएगा बेटा प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा सबसे पहला क्षेत्र ये आया। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो दूसरा क्षेत्र आएगा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। तीसरे क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक अनन्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आएगा बेटा? आर्थिक अनन्य क्षेत्र। आर्थिक अनन्य क्षेत्र। अब ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहने वाले हैं तो उनको मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं। इन 3 क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा आपको ये दिख रहा होगा ये प्रायद्वीपीय भारत है, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ये 3 क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। भारत की मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल मील। कितने नॉटिकल मील बेटा? 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील को हिंदी में समुद्री मील के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समुद्री मील। तो भारत की मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को हम लोगों ने क्या कह दिया बेटा? प्रादेशिक समुद्री सीमा। फिर अगला देखा बेटा हम लोगों ने भारत की मुख्य भूमि से, कहां से बेटा? भारत की मुख्य भूमि से 24 नॉटिकल मील। कितने नॉटिकल मील बेटा? 24 नॉटिकल मील। भारत की मुख्य भूमि से 24 नॉटिकल मील, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को हम लोगों ने क्या कह दिया? संलग्न क्षेत्र। यहाँ पर भारत को सीमा शुल्क वसूली करने का अधिकार है, कुछ भी कर सकता है इस क्षेत्र में।
फिर इसके बाद है आर्थिक अनन्य क्षेत्र। आर्थिक अनन्य क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि से बेटा 200 नॉटिकल मील तक का है। कितने नॉटिकल मील तक का है? 200 नॉटिकल मील तक का, मतलब यहाँ से यहाँ मुख्य भूमि भारत की ये है। 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को हम लोगों ने कह दिया आर्थिक अनन्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक परीक्षण किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में भारत द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि भैया भारत की समुद्री सीमा की अगर लंबाई की बात करें तो ये मुख्य भूमि से अधिकतम 200 नॉटिकल मील तक है, और इसको देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। 1982 में यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन ने सभी देशों को समुद्र में अधिकार देने के लिए उनकी समुद्री सीमा को 3 भागों में विभाजित किया। पहला प्रादेशिक समुद्री सीमा, भारत की मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, भारत की मुख्य भूमि से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। तीसरा है आर्थिक अनन्य क्षेत्र, भारत के मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। अब हम लोग भारत के बंदरगाहों को पढ़ने वाले हैं। तो बंदरगाह बेटा आयात और निर्यात का एक माध्यम होता है। ये सबसे सस्ता माध्यम है, जहाँ पर इस माध्यम के द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आयात और निर्यात दोनों सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो बेटा बंदरगाह की अगर बात करें तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। बेटा 13 के कैसे बंदरगाह हैं? बड़े बंदरगाह हैं। और 200 कैसे हैं बेटा? छोटे बंदरगाह हैं। इन 13 बड़े बंदरगाहों की अगर बात करें तो 3 बंदरगाह आपको केवल तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलते हैं। इन 200 छोटे बंदरगाह में महाराष्ट्र में सर्वाधिक बंदरगाह 52 या 53 आपको देखने को मिल जाते हैं। इन 13 बड़े बंदरगाहों को अलग अलग राज्य में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे, ये गुजरात का इलाका दिख रहा होगा आपको। तो गुजरात में एक बंदरगाह है बेटा जिसका नाम है कांडला। क्या नाम है बेटा? गुजरात का ये बंदरगाह है जिसका नाम क्या है बेटा? कांडला। अगर इस बंदरगाह की हम लोग खासियत की बात करें तो यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है बेटा? ज्वारीय बंदरगाह है। पहली खासियत आप ये याद रखेंगे, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है बेटा? बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरी खासियत ये याद रखेंगे, ये गुजरात के कच्छ जिले में है। कौन से जिले में है बेटा? कच्छ जिले में है गुजरात में ये बंदरगाह। दूसरा है बेटा आप याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में है बेटा? महाराष्ट्र राज्य में बंदरगाह है। अगर महाराष्ट्र राज्य के इस बंदरगाह की बात करें तो इस बंदरगाह का नाम है बेटा न्यावा सोवा। न्यावा सोवा बंदरगाह। बेटा इसका एक अन्य नाम भी है। इसका एक अन्य नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेहरू बंदरगाह, ये इसका एक बेटा दूसरा नाम भी है। बेटा महाराष्ट्र राज्य में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई। क्या नाम है बेटा? मुंबई। तो महाराष्ट्र राज्य में हम लोगों ने 2 बंदरगाह देख लिए। पहला न्यावा सोवा जिसका एक अन्य नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, और बेटा ये दूसरा बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई। तो पहला गुजरात राज्य में कांडला, दूसरा न्यावा सोवा, तीसरा बेटा मुंबई बंदरगाह। अगर चौथे बंदरगाह की बात करें तो चौथा बंदरगाह आपको गोवा राज्य में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? गोवा राज्य में, जिसका नाम है मार्मगोवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है बेटा? मार्मगोवा। याद रखना बेही आसान है। मार्मगोवा बंदरगाह ये आपको गोवा राज्य में मिलेगा। इसकी आप एक खासियत याद रखिएगा, इसी बंदरगाह के माध्यम से ईरान को लोहा सप्लाई किया जाता है। ईरान को क्या सप्लाई किया जाता है बेटा? लोहा इसी बंदरगाह के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। पांचवें बंदरगाह की बात करें तो आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा। कर्नाटक राज्य में, जिसका नाम है बेटा न्यू मैंगलोर। क्या नाम है बेटा? न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर बंदरगाह है। बेटा अगर छठे बंदरगाह की हम लोग बात करें तो ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। इसका नाम है कोची बंदरगाह। क्या नाम है बेटा? केरल राज्य में एक बंदरगाह है, नाम क्या है बेटा? कोची बंदरगाह। अगर सातवें बंदरगाह की बेटा हम लोग बात करें तो ये 7वां बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। 8वां बंदरगाह भी बेटा आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। और 9वां भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। पहला आएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। फिर दूसरा आएगा एन्नौर बंदरगाह। कौन सा आएगा बेटा? एन्नौर बंदरगाह। और तीसरा आएगा चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बेटा? चेन्नई बंदरगाह। कोरिन बंदरगाह को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है मत्स्य पतन। मछली व्यापार के कारण इस बंदरगाह को बेटा मत्स्य पतन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग तीसरे बंदरगाह की बात करेंगे
तो तीसरा बंदरगाह आपको चेन्नई के रूप में, पहला तूतीकोरिन, दूसरा एन्नौर और तीसरा चेन्नई के रूप में आपको ये बंदरगाह देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के बाद हम लोग पहुंचेंगे बेटा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में 10वें नंबर का बंदरगाह आ जाएगा जिसका नाम होगा विशाखापट्टनम। क्या नाम होगा बेटा? विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि 10वें क्रम का है। फिर हम लोग पहुंचेंगे बेटा 11वें क्रम के बंदरगाह के रूप में। आंध्र प्रदेश से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। उड़ीसा का बंदरगाह है पारादीप। क्या नाम है बेटा? पारादीप। पारादीप बंदरगाह के माध्यम से ही बेटा यहाँ से लोहा, क्या बेटा? लोहा, झारखंड और उड़ीसा का लोहा। कहाँ का लोहा होगा ये? झारखंड और उड़ीसा का जो लोहा है वो बेटा जापान को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? जापान को भेजा जाता है। 12वें बंदरगाह की बात करें तो 12वें बंदरगाह को हम कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कोलकाता या फिर हल्दिया बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जो कि आपको वेस्ट बंगाल राज्य में देखने को मिलेगा। 13वें अंतिम बंदरगाह की अगर हम लोग बात करें तो ये 13वां अंतिम बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर के रूप में आपको अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अंडमान और निकोबार के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बंदरगाह बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने पहले बताया बंदरगाह व्यापारिक माध्यम होते हैं जहाँ पर वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक निर्यात और आयात दोनों सुविधाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो बंदरगाहों की बात करें तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह थे और 200 छोटे बंदरगाह थे। इन 13 बड़े बंदरगाहों में हमने सबसे पहले देखा था बेटा कि 3 बंदरगाह तमिलनाडु के क्षेत्र में आ रहे थे और 53 छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र के क्षेत्र में आ रहे थे। इन बंदरगाहों की स्थिति के विषय में पढ़ा, कौन सा बंदरगाह भारत के किस राज्य में पाया गया उसको जाना। अब हम लोग अगला देखते हैं बेटा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं की बात करें तो उससे पहले आपको भारत के इर्द गिर्द के पड़ोसियों को भी जानना जरूरी है। बेटा ये वाला इलाका चीन का इलाका है। चीन के बाद इधर आपको पाकिस्तान देखने को मिल रहा होगा। बेटा ये जो देश है इसका नाम है बांग्लादेश। यहाँ पर बेटा एक देश है जिसका नाम क्या है? नेपाल। नेपाल के बाद यहाँ पर एक देश है बेटा जिसका नाम है भूटान। भूटान के बाद ये एक देश है जिसका नाम क्या है? म्यांमार। और बेटा म्यांमार के बाद ये श्रीलंका है, एक द्वीपीय देश के रूप में आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत किसके साथ अपनी कितनी सीमा साझा करता है। तो सबसे पहला नाम है बांग्लादेश का। बांग्लादेश सबसे पहला नाम क्या है? बांग्लादेश। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा? 4096 किलोमीटर। कितनी लंबाई है बेटा? 4096 किलोमीटर। जैसा कि आपको बांग्लादेश से दिख रहा होगा। भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। सबसे पहला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आपको दिख रहा होगा असम। असम के बाद मेघालय। मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आपको देखने को मिलेगा असम। असम के बाद आपको एक राज्य देखने को मिलेगा मेघालय। मेघालय के बाद आपको एक राज्य देखने को मिलेगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद आपको एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेटा मिजोरम। क्या नाम है बेटा? मिजोरम। ये बेटा भारत के 5 राज्य थे जो बेटा बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे थे। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसे 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। बेटा दूसरे अगर हम लोग देश की बात करें तो दूसरा देश है म्यांमार। दूसरा देश है बेटा म्यांमार। अगर म्यांमार की बात करें तो भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितने बेटा? 1643 किलोमीटर। भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। सबसे पहला राज्य आपको देखने को मिलेगा बेटा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको देखने को मिलेगा बेटा नागालैंड। नागालैंड के बाद आपको देखने का मिलेगा मणिपुर। और मणिपुर के बाद आपको एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है मिजोरम। तो ये भारत के 4 राज्य थे जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे थे। सबसे लंबी जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है म्यांमार। सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत और म्यांमार के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाला एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान योमा, जो कि भारत और म्यांमार के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद बेटा तीसरे देश की बात करें तो तीसरा देश आपको भूटान के रूप में देखने को मिलेगा।
कौन सा देश है बेटा? भूटान। अगर हम लोग बात करें भूटान के साथ भारत कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो 599 किलोमीटर लंबी सीमा भारत भूटान के साथ साझा करता है। और आपको चित्र में दिख रहा होगा, सबसे पहले भूटान के साथ सिक्किम आएगा बेटा, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपको असम दिख रहा होगा, और असम के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा। ये भारत के 4 राज्य हैं जो बेटा भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा बेटा सिक्किम। सिक्किम के बाद आपको एक अगला राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आपको असम देखने को मिलेगा, और असम के बाद आपको एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो ये भूटान था बेटा। हम लोग भूटान को पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने म्यांमार को पढ़ लिया, हम लोगों ने बांग्लादेश को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा नेपाल को। नेपाल को भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। अब ये हम लोग देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य इस सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड का, उत्तराखंड के बाद आपने सुना होगा यूपी का, यूपी के बाद आपने सुना होगा बिहार का, बिहार के बाद आपने एक राज्य है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का नाम सुना होगा, और वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। ये भारत के जो 5 राज्य आपको दिख रहे हैं, ये बेटा नेपाल के साथ अपनी सीमा को। अब बेटा अगला हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम आपने सुना होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान के साथ हम बात करें तो भारत अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को बेटा डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं बेटा? डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। बेटा अगला देश देखने वाले हैं पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखाओं को पढ़ेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो बेटा भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं, तो 23 किलोमीटर लंबी सीमा भारत पाकिस्तान के साथ साझा करता है। इसमें कुल 4 सीमा रेखाएं आती हैं। कितनी आती है बेटा? 4। सबसे पहले आपने सुनी होगी 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा। दूसरी आपने सुनी होगी बेटा सरक्रीक। कौन सी सुनी है बेटा? सरक्रीक। सरक्रीक के बाद आपने सुनी होगी रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ के बाद आपने चौथी सुनी होगी एलओसी, एलओसी। बेटा 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। सरक्रीक ये 96 किलोमीटर लंबी सीमा है जो कि भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के मध्य साझा होती है। अगली जो बेटा रेड क्लिफ है, ये रेड क्लिफ रेखा समूचे भारत और पाकिस्तान के मध्य शामिल होती है, और इस रेखा के निर्धारण का श्रेय सर सेरिल रेडक्लिफ को जाता है, सर सेरिल रेडक्लिफ को जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण बेटा 17 अगस्त 1947 को कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को सर सेरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। एलओसी, एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वास्तविक तौर पर उस क्षेत्र में पाई जाती है जिस क्षेत्र को पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, अधिकृत करके रखा हुआ है। उस क्षेत्र में जो भारत अपनी सीमा रेखा को मानता है उसका नाम है एलओसी। तो बेटा ये भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा थी। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मैप में देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहला राज्य है लद्दाख। कौन सा है बेटा? लद्दाख। लद्दाख के बाद अगला राज्य आ रहा होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद बेटा अगला राज्य है पंजाब। पंजाब के बाद अगला राज्य है बेटा राजस्थान, और राजस्थान के बाद अगला राज्य होगा गुजरात। तो बेटा भारत का राज्य है राजस्थान जो अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और उस देश का नाम क्या है बेटा? पाकिस्तान के साथ। तो ये हम लोगों ने देखे राज्य और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखाओं को देखा। अगला बेटा देश है चीन। भारत और चीन के मध्य बेटा 2 सीमा रेखाएं हैं। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और अगर हम लोग बात करें कितनी सीमा रेखाएं हैं तो बेटा 2 हैं। पहले का नाम है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है, और बेटा दूसरी का नाम है बेटा मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन ने किया था, सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। कब किया गया था बेटा? 27 अप्रैल 1914।
और दोनों देशों ने 1914 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ चाइना अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा लद्दाख राज्य, लद्दाख के बाद आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश राज्य, हिमाचल प्रदेश के बाद आपको राज्य दिख रहा होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपको राज्य दिख रहा होगा सिक्किम, और सिक्किम के बाद आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा ये 5 राज्य थे। सबसे पहला लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बेटा हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, 7 देशों के साथ भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किस क्रम में थी उस क्रम में भी पढ़ लिया। इसी के साथ हमारा भारत का सामान्य परिचय खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बीते हुए 20 सालों में जितने भी प्रश्न इस पहले चैप्टर से रिलेटेड आए हैं, अगली क्लास में हम उन प्रश्नों को करने वाले हैं। लगभग उनकी संख्या 50 से 60 होने वाली है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको जब प्रश्न मिले तो आप आसानी से उनका उत्तर दे पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।